हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलीमर जिसे बहुलक कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बहुलक सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक पॉलीमर और एक होता है कृत्रिम पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर कैसे होते हैं? प्रोटीन से, जैसे एमिनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, सेलुलोज से ग्लूकोज, है ना, रबर से आइसोप्रीन नामक पॉलीमर बनता है। कृत्रिम पॉलीमर में आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक, ये चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक रबर की प्राप्ति हीविया नामक पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होती है, जबकि कृत्रिम रबर का निर्माण आइसोप्रीन को 60 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर प्राप्त किया जाता है ना। वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनाइजेशन हम जिसे कहते हैं। साधारण रबर अधिक तापमान पर अस्थायी और चिपचिपे हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है, जिसके बाद रबर मजबूत हो जाता है। अब हम जानेंगे धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, मेटल और नॉन मेटल, है ना। मेटल के रासायनिक गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और अधातु में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है ना। ये विद्युत के सुचालक होते हैं धातु, और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। सामान्य एक अपवाद है इसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ना। अब धातु के भौतिक गुण देखेंगे हम, है ना। परत होती है, डक्टाइल होता है ना, छनक होती है, चमक होती है ना, नॉन ब्रिटल अभंगर होता है। और यही चीज़ें इधर इसकी जस्ट अपोजिट होती है ना। इसकी जस्ट अपोजिट होती है किसमें? अधातु में। अब हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, आउटर स्पेस देखेंगे जिसके अंतर्गत कर्मन लाइन रहेगी, ऑर्बिट और इसके प्रकार देखेंगे, प्रमोशन यान देखेंगे जिसमें पीएसएलवी, जीएसएलवी और आरएलवी के बारे में जानेंगे, उपग्रह की संरचना क्या होती है ये देखेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से, रिमोट सेंसिंग क्या होती है ये जानेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंतर्गत देखेंगे चीज़ें, नौहन प्रणाली जिसके अंतर्गत IRNSS को जानेंगे और गगन के बारे में जानेंगे, मौसम उपग्रह, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट के बारे में जानेंगे, स्पेस मिशन के बारे में जानेंगे, है ना। इसके अंतर्गत देखेंगे हम इश्यू और कंसर्न देखेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दे क्या है इसके बारे में जानेंगे, है ना। डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, अंतरिक्ष प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, जियो स्टेशनरी क्राउडिंग क्या होता है, नो स्पेस इन स्पेस, इसके बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में जानेंगे, है ना। इसमें फ्रांस, यूएसए, रशिया, है ना, और अंतरिक्ष कूटनीति क्या होती है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्मन लाइन। समुद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक काल्पनिक रेखा उपस्थित है जिसे कर्मन लाइन कहते हैं। इस रेखा से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इस रेखा से नीचे किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र होता है जिस पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है, जबकि इस रेखा के ऊपर बाह्य अंतरिक्ष है जो संपूर्ण मानव समुदाय की संपत्ति है। इस पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं है। 1967 में कर्मन लाइन का निर्धारण किया गया है। अब हम देखेंगे बाह्य अंतरिक्ष समझौता, आउटर स्पेस ट्रीटी। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। क्या है? अंतरिक्ष का प्रयोग समस्त मानव जाति के कल्याण और शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष का कोई कण या खगोलीय पिंड किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति नहीं है। इस क्षेत्र में कोई भी देश अन्वेषण करने के लिए स्वतंत्र है। अंतरिक्ष यात्री को समस्त मानव जातियों का प्रतिनिधि माना जाता है। किसी भी खगोलीय पिंड, मिशन या उसमें होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी उस राष्ट्र की होगी। किसी भी खगोलीय पिंड या कक्षा से नाभिकीय हथियार की स्थापना नहीं की जाएगी। अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग वर्तमान समय में विवादास्पद और अस्पष्ट अवधारणा है। कई राष्ट्रों के द्वारा ऐसी अंतरिक्ष तकनीकों तथा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे उपग्रह नौवहन प्रणाली, उपग्रह के द्वारा जासूसी, उपग्रह रोधी मिसाइल आदि। कक्षा क्या होती है? ऑर्बिट।
किसी खगोलीय पिंड या पृथ्वी के चारों ओर वो वृत्तीय पथ जिसमें उपग्रह परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाती है। कक्षा के प्रकार कौन से होते हैं? पिंड के आधार पर देखेंगे, है ना। पहला है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, है ना, मतलब पृथ्वी की कक्षा। हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट मतलब सूर्य की कक्षा। लूनर ऑर्बिट चंद्रमा की कक्षा। और मार्शियन ऑर्बिट मंगल की कक्षा। ऊंचाई के आधार पर पहला है एनईओ नियर अर्थ ऑर्बिट निकट भूकक्षा 200 किलोमीटर से कम। एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट निम्न भूकक्षा 200 से 2000 किलोमीटर तक, इसमें सुदूर संवेदी उपग्रह आते हैं। एमईओ मिडिल अर्थ ऑर्बिट मध्य भूकक्षा 2000 से 20000 किलोमीटर तक का क्षेत्र आता है, इसमें नौवहन उपग्रह होते हैं। और नेक्स्ट होता है एचईओ हाई अर्थ ऑर्बिट उच्च भूकक्षा, इसमें 36,000 किलोमीटर तक के होते हैं। संचार उपग्रह मौसम उपग्रह IRNSS इसके अंतर्गत आते हैं। कक्षा के झुकाव और आकृति के आधार पर पहला है पोलर ऑर्बिट जिसे ध्रुवीय कक्षा बोलते हैं, ठीक है। इसमें झुकाव कोण 90 डिग्री के आसपास होता है। ऊंचाई 600 किलोमीटर के लगभग होती है ना। 200 किलोमीटर डिफर होती है, मतलब 400 से 800 के मध्य। कक्षीय अवधि 100 मिनट की लगभग होती है ना। सुदूर संवेदी उपग्रह प्रोमोशन यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा आता है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भूस्थितिक कक्षा। इसका झुकाव कोण 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कक्षीय अवधि 24 घंटा होती है, ठीक है। इसमें उपग्रह आते हैं संचार उपग्रह मौसम उपग्रह IRNSS वाला उपग्रह। प्रोमोशन यान कौन सा है? GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं, मतलब स्थिर प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भू संक्रमणकारी कक्षा। इसमें झुकाव कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कक्षीय अवधि 24 घंटा होती है। उपग्रह कौन से आते हैं? संचार मौसम IRNSS। प्रोमोशन GSLV से होता है। इसका झुकाव 0 डिग्री के आसपास होता है, फलस्वरूप पृथ्वी के सापेक्ष इसकी स्थिति स्थिर नहीं होती। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह प्रत्येक 24 घंटे में लौटकर पृथ्वी के सम्मुख एक निश्चित बिंदु पर आता है। भूस्थितिक कक्षा एक प्रकार की भू संक्रमणकारी कक्षा है जिसका झुकाव कोण 0 होता है। सभी भूस्थितिक कक्षा भू संक्रमणकारी होती है, लेकिन सभी भू संक्रमणकारी कक्षाएं भूस्थितिक नहीं होती है। नेक्स्ट आता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सूर्य समकालिक कक्षा। ये एक प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है जिसमें सुदूर संवेदी उपग्रह को स्थापित किया जाता है। इस कक्षा की विशेषता यह है कि इसमें स्थापित उपग्रह हमेशा पृथ्वी के सूर्य प्रकाशित क्षेत्र में रहते हैं। वस्तुतः इस कक्षा के उपग्रह प्रकाश और अंधकार की रेखा के ठीक ऊपर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह को इस रेखा पर बनाए रखने के लिए इनकी कक्षा में प्रत्येक दिन 1 डिग्री का परिवर्तन करना पड़ता है। ये परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑर्बिट जिसे स्थानांतरण कक्षा बोलते हैं। स्थानांतरण कक्षा की ऊंचाई निर्दिष्ट कक्षा से कम होती है ना, जहां उपग्रह को प्रोमोशन यान के द्वारा पहुंचाया जाता है। स्थानांतरण कक्षा के इस बिंदु से नियत कक्षा की दूरी उपग्रह अपनी कक्षीय ऊंचाई को बढ़ाकर पूरा करता है, जिसके लिए उपग्रह में ईंधन और मोटर लगे होते हैं। जैसे भू संक्रमणकारी स्थानांतरण है ना, भू संक्रमणकारी स्थानांतरण कक्षा की ऊंचाई 35,600 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल के अंतर्गत पहला आता है साउंडिंग रॉकेट, अगला आता है लॉन्चिंग रॉकेट। इसके अंतर्गत आता है SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, RLV रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। साउंडिंग रॉकेट क्या होता है? इसका प्रयोग बाह्य वातावरण से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन के लिए किया जाता है। भारत में इससे संबंधित अनुसंधान और उड़ान 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के बाद शुरू हुआ है। थुम्बा भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि चुंबकीय विषुवत रेखा और बाह्य वायुमंडल के लिए उपयुक्त है। साउंडिंग रॉकेट के क्षेत्र में विकसित देशों का सहयोग भी प्राप्त हुआ है।
जिसके बाद भारत में 1965 में पहला स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट प्रमोशन हुआ। SLV सिंपल लॉन्च व्हीकल, ये भारत का पहला प्रायोगिक प्रमोशन यान है। इसके द्वारा 40 किलोग्राम के उपग्रह को LEO में स्थापित किया जा सकता है। ये 4 चरणों की प्रणाली है। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। 1980 में SLV-3 के सफल प्रमोशन से रोहिणी उपग्रह को LEO में स्थापित किया गया। SLV क्या होता है? ये भारत का दूसरा प्रायोगिक उपग्रह प्रमोशन यान है, जिसके द्वारा 150 किलोग्राम के उपग्रह को 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। ये 5 चरणों की प्रणाली है, जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रथम प्रमोशन 1987 में किया गया। इसके द्वारा SRO-SS फर्स्ट उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था। अब हम देखेंगे PSLV। ये भारत का पहला कार्यरत प्रमोशन यान है। 4 चरणों की इस प्रणाली में पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। PSLV के संस्करण कौन कौन से? PSLV-G, PSLV-CA जिसे कोर अलोन कहते हैं, और PSLV-XL, है ना। ये 3 इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे PSLV की दक्षता। ये 1750 किलोग्राम के उपग्रह को 600 किलोमीटर की ध्रुवीय कक्षा में प्रमोशित कर सकता है। ये 1425 किलोग्राम के उपग्रह को GTO तक पहुंचा सकता है। PSLV का प्रथम सफल प्रमोशन 1994 में किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह इसरो को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया था। वर्तमान में PSLV दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और भरोसेमंद प्रमोशन यान में से एक है, जिसके द्वारा ध्रुवीय कक्षा में प्रमोशन के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की है। PSLV के द्वारा कई ऐतिहासिक प्रमोशन भी किए गए, जैसे चंद्रयान 2008 में, मंगलयान 2013 में। इसके द्वारा भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना IRNSS उपग्रहों का प्रमोशन GTO में किया गया है। PSLV के द्वारा अभी तक 28 देशों के 230 उपग्रहों को व्यावसायिक अनुबंध के तहत प्रमोशित किया गया है। PSLV की उपलब्धियों के कारण इसे PSLV का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। PSLV के हाल के प्रमोशन कौन कौन से देख लेते हैं। PSLV-C37 है ना, इसे फरवरी 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को प्रमोशित किया गया था, जो एक विश्व कीर्तिमान है। इसमें 3 उपग्रह भारत के थे। इस मुख्य नीति भाग पेलोड, इसमें क्या था? कार्टोसेट 2 सीरीज उपग्रह था। PSLV-C38 इसे जून 2017 में किया गया था। ये PSLV की 40वीं उड़ान थी। इसका मुख्य नीति भाग कार्टोसेट 2 सीरीज उपग्रह था तथा इसके साथ 30 अन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। PSLV-C39 ये अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया। इसके द्वारा IRNS-1H को GTO में प्रमोशित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उपग्रह से हीट शील्ड अलग नहीं हो पाने के कारण उपग्रह अपनी विशिष्ट निर्दिष्ट कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। ये एक असफल मिशन था। PSLV-C40 जून 2018, इसका मुख्य नीति भाग कार्टोसेट 2 सीरीज उपग्रह था, जिसके साथ 30 अन्य उपग्रह को प्रमोशित किए गए, जिसमें 6 अलग अलग देशों के उपग्रह थे। PSLV-C41 अप्रैल 2018 में, इसके द्वारा IRNSS-1I को प्रमोशित किया गया, जो असफल IRNSS-1H का प्रतिस्थापना है। PSLV की सफलता को देखते हुए कई देशों ने भारत के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन की शुरुआत की, जैसे मेगाट्रोपिक्स, भारत और फ्रांस, है ना। इससे क्या करेंगे? जल चक्र का अध्ययन करेंगे। मेगाट्रोपिक्स सरल 2013 में इंडिया फ्रांस के मध्य। इसका उद्देश्य समुद्री सतह और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन है। निसार, है ना, निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, भारत और अमेरिका का है। इसका उद्देश्य दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली सुदूर संवेदी उपग्रह का निर्माण करना है। हालांकि इसे GSLV से प्रमोशित किया जाएगा। अब हम देखेंगे GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें आता है SLV Mark 1, है ना, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। 1991 में USSR
के विघटन के पश्चात रूस के द्वारा भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन प्रदान किए गए, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन तकनीक स्थानांतरण से संबंधित करार असफल हो गया, है ना। मतलब क्रायोजेनिक तकनीक का स्थानांतरण नहीं हुआ भारत में, जिसके बाद भारत ने 1994 में LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंट्रल महेंद्रगिरी, जो तमिलनाडु में है, में क्रायोजेनिक इंजन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। जनवरी 2014 में स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन 7.5 के प्रयोग से पहली बार GSLV D5 मार्क II नामक प्रमोचन यान का सफल प्रयोग किया गया तथा भारत विश्व का छठा देश बना जिसके पास स्वयं की क्रायोजेनिक तकनीक है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखेंगे, GSLV की पहली उड़ान 2001 में हुई थी, लेकिन इसमें रूस से प्राप्त क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। क्रायोजेनिक इंजन के सफल विकास के बाद LPSC को स्वायत्तता प्रदान की गई और इसका नाम बदलकर इसरो प्रोपल्सन सेंटर कर दिया गया। अब GSLV की प्रमुख उड़ानें हम देखेंगे। GSLV D5 मार्क II जनवरी 2014 में हुआ था। GSAT-14 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था इससे। GSLV D6 मार्क II अगस्त 2015 में GSAT-6 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था इससे। GSLV F-05 मार्क II सितंबर 2016 इनसेट 3DR मौसम उपग्रह इससे छोड़ा गया था। GSLV F-09 है ना मार्क II मई 2017 में GSAT-9 साउथ एशियन सैटेलाइट जिसे हम कहते थे वो छोड़ा गया। GSLV मार्क III DI जून 2017 में GSAT-19 संचार उपग्रह। GSLV F-08 मार्क II मार्च 2018 में GSAT-6 से संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था इससे, है ना। LVM 3X दिसंबर 2014 लॉन्च व्हीकल मार्क III, ये GSLV मार्क III की पहली प्रायोगिक उड़ान थी, है ना, जिसमें बिना क्रायोजेनिक इंजन लगाए परीक्षण किया गया था। ये परीक्षण GSLV मार्क III के नए डिजाइन को परखने के संदर्भ में किया गया था। केयर क्या है? क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। LVM 3X उड़ान के साथ केयर मिशन को पूरा किया गया, जिसके अंतर्गत मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए बनाए गए स्पेस कैप्सूल को LVM है ना के साथ भेजा गया तथा एक निश्चित ऊंचाई से गिराकर वायुमंडलीय प्रभाव से गुजारते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराया गया। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? इसमें फ्यूल होता है हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीडाइजर होता है ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, है ना। जो हाइड्रोजन होता है -253 डिग्री सेल्सियस पर होता है और ऑक्सीजन होता है -183 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। अत्यधिक दाब होता है जब रखा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है जिसका तापमान अत्यंत कम और दाब अत्यधिक होता है। अत्यंत निम्न तापक्रम और उच्च दाब पर प्रणोद पैदा करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक अत्यंत जटिल प्रणाली है, लेकिन इसकी सटीकता और नियंत्रण अत्यधिक है और ये अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके प्रयोग से भारी संचार उपग्रहों के प्रमोचन और मानव अंतरिक्ष मिशनों को पूरा किया जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक अथवा GSLV का महत्व क्या है? संचार उपग्रहों के प्रमोचनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाती है। भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करने की क्षमता होती है इसमें, जैसे चंद्रयान सेकंड, मंगलयान सेकंड, मानव अंतरिक्ष मिशन। विश्व अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी, भारत की वैज्ञानिक छवि मजबूत होगी। इससे प्रेक्षापथ विकास कार्यक्रम में तकनीकी मदद प्राप्त होगी। अब हम देखेंगे RLV-TT रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन। पुनः उपयोगी प्रमोचन यान एक ऐसी प्रणाली है जो किसी उपग्रह या निहित भार को अंतरिक्ष में प्रमोचित कर पृथ्वी पर पुनः लौट आता है। ये वायुमंडलीय घर्षण और ऊष्मा के प्रभाव से गुजरता हुआ किसी वायुयान की तरह हवाई पट्टी पर उतर जाता है। इसकी पुनर्प्राप्ति के बाद इसमें कुछ आवश्यक बदलाव कर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। RLV के विकसित होने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। क्या क्या होंगे? उपग्रह प्रमोचन का खर्च वर्तमान खर्च के 10वें हिस्से के बराबर हो जाएगा। इसके प्रयोग से भारत कम खर्चों पर अंतरिक्ष मिशनों को पूरा कर पाएगा।
इसके प्रयोग से सस्ते दर पर प्रमोशन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की लोकप्रियता बढ़ने पर आरएलवी कम दर पर अंतरिक्ष पर्यटन सेवा प्रदान कर सकता है। मई 2016 में आरएलवी के छोटे मॉडल के प्रयोग से आरएलवी टीडी का प्रथम परीक्षण पूरा किया गया। इस दौरान आरएलवी को 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाकर वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराया गया तथा बंगाल की खाड़ी में एक बिंदु पर गिराया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य वायुमंडलीय प्रवेश के दौरान घर्षण और उच्च तापमान नियंत्रण से संबंधित तकनीकों को जानना था। आरएलवी टीडी के कुल 4 चरण 4 परीक्षण होंगे। कौन कौन से? HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, इसे मई 2016 में पूरा कर लिया गया। LEX लॉन्ग लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, REX रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट और SPX स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट, इन्हें करना बाकी है। आरएलवी टीडी के चारों परीक्षणों को पूरा करने के बाद वास्तविक आरएलवी परीक्षण किए जाएंगे, जिसके बाद आरएलवी का विकास संभव होगा। इस कार्य में 10 से 15 वर्षों का समय लग सकता है ना। अब हम उपग्रह के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है? ट्रांसपोर्टर होता है ना, कंप्यूटर लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, लिक्विड फ्यूल या मोटर रहता है, पेलोड जिसे हम नीतिवार कहते हैं वो लगा होता है। ट्रांसपोर्टर क्या होता है? ये एक रेडियो संकेतक है जिसके द्वारा जमीनी केंद्र और उपग्रह के बीच माइक्रोवेव की सहायता से संचार संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके लिए उपग्रह में राडार और एंटीना लगे होते हैं। सभी उपग्रहों में ट्रांसपोर्टर आवश्यक रूप से पाया जाता है, हालांकि संचार उपग्रहों में ट्रांसपोर्टर की संख्या अधिक होती है। लिक्विड फ्यूल एंड मोटर, इसकी सहायता से आवश्यक प्रणोद पैदा कर कक्षीय विचलन को ठीक किया जाता है ताकि उपग्रह वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता रहे। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंप्यूटर्स, ये उपग्रह के सभी भागों में भी सामंजस्य और नियंत्रण स्थापित करता है ना। गायरोस्कोप क्या होता है? इसके द्वारा उपग्रह की स्थिति और झुकाव आदि का पता लगाया जाता है। पेलोड जिसे नीतिवार कहते हैं वो क्या होता है? जैसे सुदूर संवेदी उपग्रह में कैमरा होता है, संचार उपग्रह में ट्रांसपोर्टर होता है, मौसम उपग्रह में साउडर्न एंड इमेजर होता है, नोवान उपग्रह में एटॉमिक क्लॉक होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस कैसे देखेंगे? रिमोट सेंसिंग में सुदूर संवेदन में किसी दूरस्थ वस्तु या पिंड के भौतिक संपर्क में आए बिना उस वस्तु के भौतिक और रासायनिक गुणों का पता लगाना सुदूर संवेदन कहलाता है। इस क्रिया के द्वारा सुदूर संवेदक उपग्रह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आदान प्रदान करते हैं तथा किसी वस्तु या पिंड से परावर्तित तरंगों से उस पिंड के भौतिक और रासायनिक गुणों का पता लगाया जाता है। इसके लिए सामान्य प्रकाश, अवरक्त किरण, माइक्रोवेव आदि का प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कौन कौन से होते हैं? पहला है निष्क्रिय सुदूर संवेदक, पैसिव वाला। ये सूर्य प्रकाश पर निर्भर होता है तथा पृथ्वी की सतह से परावर्तित सूर्य प्रकाश को विशिष्ट कैमरे की मदद से प्राप्त कर सुदूर संवेदन करता है। यह रात के समय या खराब मौसम में कार्य नहीं करता है। इसमें पेलोड के रूप में विभिन्न प्रकार के कैमरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेन, LISS, WIFS। सक्रिय सुदूर संवेदक क्या होता है? ये माइक्रोवेव और राडार पर आधारित सुदूर संवेदक है जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उपग्रह स्वयं माइक्रोवेव तरंगों को पृथ्वी की तरफ उत्सर्जित करता है तथा पृथ्वी की सतह से परावर्तित तरंगों को परावर्तित कर सुदूर संवेदन का कार्य करता है। इन उपग्रहों के द्वारा दिन या रात तथा किसी भी मौसम में उच्च गुणवत्ता सुदूर संवेदन प्राप्त किया जा सकता है। इन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े बहुउद्देशीय होते हैं जिनका प्रयोग प्रतिरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। सक्रिय सुदूर संवेदी उपग्रहों में पेलोड के रूप में माइक्रोवेव आधारित SAR सिंथेटिक अपेचर रडार का प्रयोग किया जाता है। भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली IRSS सिस्टम भारतीय नागरिक सुदूर संवेदी उपग्रह के क्षेत्र में विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में से एक है। भारत में सुदूर संवेदन की शुरुआत 1988 में IRS फर्स्ट A के प्रमोशन के साथ किया गया था। वर्तमान में भारत के पास 17 सुदूर संवेदी उपग्रह हैं, है ना। कार्टोसैट सीरीज के 8, रिसोर्स सेट के 3, ओशन सेट का 1, स्केट सेट का 1, ये पैसिव हो चुके हैं। रीसेट के 2 हैं, ये एक्टिव है। मेगाट्रोपिक्स और सरल ये अनुसंधान को अभी समर्पित है, मतलब ये रिसर्च के लिए है। कार्टोसैट देखते हैं।
इसका प्रयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास और मानचित्रण के लिए किया जाता है, जैसे सड़क और नहर निर्माण के लिए। दूसरा आता है रिसोर्स सेट। इसका प्रयोग कृषि, भूमि, जल संसाधन, जंगल और मैदानी इलाकों के प्रबंधन के संदर्भ में किया जाता है। ये फसलों की पूर्व मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वार्षिक वन संरक्षण भी इसी उपग्रह की मदद से किया जाता है। ओशन सेट या स्केट सेट, इसके द्वारा समुद्री और तटीय क्षेत्रों में संसाधन प्रबंधन, मानचित्रण और सर्वेक्षण किया जाता है। इसके द्वारा चक्रवात एवं खराब मौसम से संबंधित पूर्व चेतावनी दी जाती है। रीसेट क्या होता है? राडार इमेजिंग सैटेलाइट, है ना। ये भारत का सक्रिय सुदूर संवेदक उपग्रह है। इसे एसएआर और माइक्रोवेव पर आधारित, ये एसएआर सिंथेटिक अपर्चर रडार और माइक्रोवेव पर आधारित है। ये सभी मौसम में बहुउद्देशीय आंकड़े प्रदान कर सकता है। रीसेट का प्रयोग मुख्य रूप से खरीफ फसलों के मूल्यांकन, बाढ़ क्षति आकलन तथा आपदा प्रबंधन में किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। भारत में सुदूर संवेदी उपग्रहों का महत्व क्या है? इसका प्रयोग घरेलू क्षेत्रों में संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना निर्माण के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इन आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर आय अर्जन किया जाता है। इसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष का विस्तृत मानचित्रण तैयार किया जाता है। इसके द्वारा फसलों के स्वास्थ्य एवं पैदावार का आकलन किया जाता है। बंजर और लवणीय भूमि का पहचान की जाती है। इन आंकड़ों की मदद से ग्रामीण एवं शहरी विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती तथा बेहतर जन सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके द्वारा जैविक संपदा, पर्यावरण सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। इन आंकड़ों का प्रयोग महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता आदि के अध्ययन और संरक्षण में किया जाता है। IRS प्रणाली के द्वारा सूखा, बाढ़, हिमपात, चक्रवात जैसे आपदाओं का आकलन किया जाता है तथा पूर्व चेतावनी दी जाती है। यह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम देखेंगे संचार उपग्रह। इसके अंतर्गत आता है इनसेट, है ना, 1983 में आया था, है ना। इसके दो भाग हैं, जी सेट और मेट सेट। ये विशुद्ध संचार उपग्रह है जी सेट, और मेट सेट विशुद्ध मौसम उपग्रह है। संचार उपग्रह को भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाता है और उसके पेलोड के रूप में ट्रांसपोर्टर का उपयोग किया जाता है। संचार ट्रांसपोर्टर के निम्न प्रकार है। एज बैंड ट्रांसपोर्टर, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 2 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज तक, 4 गीगाहर्ट्ज तक होती है। 2 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक होती है। सी बैंड ट्रांसपोर्टर, इसकी आवृत्ति 4 गीगाहर्ट्ज से 8 गीगाहर्ट्ज तक होती है। के यू बैंड, इसकी आवृत्ति 12 गीगाहर्ट्ज से 18 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और के ए बैंड, इसकी आवृत्ति 26.5 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज के मध्य होती है। एफएम रेडियो होता है वो 86 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य कार्य करता है। संचार उपग्रहों के लिए भारत में सी बैंड और केयू बैंड का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव तरंगों का वो भाग जो संचार उपग्रहों के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे सैटेलाइट कमांड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मान 1 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। भारत में केयू बैंड का प्रयोग डीटीएच सेवा और वीसेट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सेवाओं के लिए किया जाता है। इसके लिए छोटे आकार के एंटीना की आवश्यकता होती है। के ए बैंड का प्रयोग सामान्य तौर पर अध्ययन और अनुसंधान क्षेत्र में किया जाता है। संचार क्षेत्र में इसका प्रयोग सीमित है। माइक्रोवेव और रेडियोवेव आवृत्तियों का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा किया जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आवृत्तियों के उपयोग से संबंधित दिशा निर्देश देते हैं। भारत का संचार उपग्रह कार्यक्रम। भारत में इसकी शुरुआत 1983 में इनसेट 1B के प्रमोशन के साथ शुरू हुआ है। वर्तमान में भारतीय उपग्रह संचार उपग्रह है। वर्तमान में भारतीय उपग्रह संचार समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें 16 संचार उपग्रह स्थापित है, जिसमें 300 से अधिक संचार ट्रांसपोर्टरों की सेवा प्राप्त होती है। भारत की नवीनतम संचार उपग्रह क्या है? GSAT-9, है ना। इसके अंतर्गत GSLV F09 है। इसे साउथ एशियन सैटेलाइट कहा जाता है। इसकी सेवा पाकिस्तान के अलावा अन्य सभी सार्क देशों को उपलब्ध है। ये भारत का एक कूटनीतिक विस्तार है। GSAT-19 जून 2017 में GSLV मार्क 3 D1 से हुआ था। ये GSLV मार्क 3 के द्वारा प्रमोजित पहला उपग्रह, जिसमें KU बैंड के साथ KA बैंड का भी प्रयोग किया गया है। GSLV 17 जून 2017 में Ariane 5
फ्रांस के साथ, है ना। ये एक सामान्य संचार उपग्रह है जिसे फ्रांस के प्रोमोशन यान से प्रमोचित किया गया है। GSLV 6 है। मार्च 2018 में GSLV F08 इस संचार उपग्रह में एज बैंड ट्रांसपोर्टर का उपयोग किया गया है, जिसकी मदद से उपग्रह आधारित मोबाइल संचार एप्लीकेशन चलाई जाएंगी। इनसेट जीसैट प्रणाली का महत्व। भारत में दूरसंचार क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। संचार उपग्रह के प्रयोग से मोबाइल, इंटरनेट, DTH जैसे जनसंपर्क माध्यमों का विस्तार हुआ है। उपग्रह समाचार संग्रहण तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का सीधा प्रसारण संभव हुआ है। संचार उपग्रहों पर आधारित कई महत्वपूर्ण जन सेवाओं का विकास हुआ है, जैसे दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, ग्रामीण संसाधन केंद्र आदि। उपग्रह आधारित संचार तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक स्तर पर बेहतर समन्वय और कार्यदक्षता प्राप्त की जाती है। ये ई-प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक वित्तीय और बैंकिंग अवसंरचना संचार उपग्रहों पर आधारित है। संचार उपग्रहों की सहायता से मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन से संबंधित आंकड़े और चेतावनियों को विभिन्न स्थानों तक प्रेषित किया जाता है। नौवहन उपग्रह प्रणाली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। पृथ्वी पर किसी स्थिर या गतिशील पिंड के सापेक्षिक स्थिति का निर्धारण उपग्रहों की सहायता से करना उपग्रह नौवहन कहलाता है ना, सैटेलाइट नेविगेशन कहलाता है। नौवहन उपग्रह माइक्रोवेव तरंगों के द्वारा नौवहन यंत्रों से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं तथा इन संकेतों की गणना के आधार पर सापेक्षिक स्थिति का आकलन किया जाता है। किसी स्थिर पिंड के स्थिति निर्धारण के लिए न्यूनतम 3 उपग्रह और गतिशील पिंड की स्थिति निर्धारण के लिए 5 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वैश्विक नौवहन प्रणाली को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, कंपास, इन सबको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।